हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे 10th का छठा प्रैक्टिस सेट। तो पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या लिखा है, निम्न में से किस दर्पण का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो बताएंगे समतल में और उत्तल में, अर्थात दोनों में। और अवतल में तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। एक लास्ट कंडीशन होती है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी जाती है तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आकार में उससे बड़ा बनता है। और 5 कंडीशन में वस्तु से उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, चित्र में 2 सर्वसम प्रिज्मों में प्रत्येक प्रकाश की किरण आपतित होती है, संयोजन से निर्गमन प्रकाश की किरण होगी। में 2 सर्वसम प्रिज्मों मतलब 2 समान प्रिज्म हैं, श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये श्वेत प्रकाश की किरण है। संयोजन से निर्गम प्रकाश की किरण होगी। तो लाल नहीं होगी, ना तो बैंगनी होगी, ना ही पीली होगी। कौन सी होगी? तो बताएंगे श्वेत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। उत्तल लेंस के f तथा 2f के बीच जब वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो f तथा 2f के बीच जब रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो वास्तविक बड़ा एवं उल्टा 4 नंबर ऑप्शन सही। दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जरा दूर दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है एक्स और वाई मिलान करना है। तो देखेंगे ओम मीटर किसका मात्रक होता है। ओम मीटर वैद्युत प्रतिरोधकता का होता है। वाट किसका होता है। तो वैद्युत शक्ति का होता है। कूलाम किसका होता है। ओम किसका होता है। प्रतिरोध का होता है। कूलाम किसका होता है। तो आवेश का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन है, 110 वाट का वैद्युत बल्ब 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से जोड़ने पर वैद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा होती है। ऑप्शन दिया है ए 2 एम्पेयर, बी 5 एम्पेयर, सी 0.2 एम्पेयर और डी 0.5 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन दिया है 0, बी नंबर ऑप्शन दिया है समान,
सी नंबर ऑप्शन दिया है, सिरों पर बढ़ता है, सिरों पर बढ़ता है और सिरों पर घटता है। डी सिरों पर घटता है, सिरों पर घटता है, सिरों पर घटता है। तो क्या होता है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान होता है। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। और पहले एक क्वेश्चन दिया गया था 6 नंबर, लिखा है 110 वाट का वैद्युत बल्ब 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से जोड़ने पर प्रवाहित धारा निकालनी। तो होता है P बराबर वी आई। आई का मान निकालना है तो फार्मूला बनेगा P/V। P का मान दिया है 110 वाट, P का मान 110 वाट, आई का V का मान दिया है 220। इसको काटेंगे 11 दूना 22, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर। डी नंबर ऑप्शन सही। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लिखेंगे इसका। दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक प्रमुख तो दो होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरे दूर दृष्टि दोष। और भी होते हैं, अंधबिंदुता वर्णांतता है और जरा दृष्टि दोष है, वर्णांतता है, ये सब और होते हैं। तो लिखेंगे पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा अंधबिंदुता, अंधबिंदुता। और पांचवा वर्णांतता, वर्णांतता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और देखेंगे अगर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अंधबिंदुता और वर्णांतता होते क्या है। तो देखो निकट दृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, दूर की अस्पष्ट दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट परंतु पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती। जरा दृष्टि दोष, यह दोष अधिकतर वृद्धावस्था के लोगों में होता है, क्योंकि उनकी जो सिलेटी मांसपेशियां होती हैं, जो कहने का मतलब जो पश्चात मांसपेशियां होती हैं, वो अत्यंत कमजोर हो जाती, लचीली हो जाती। अंधबिंदुता किसे कहते हैं, तो बताएंगे एक ही स्थान पर दो रखी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और वर्णांतता, तो वर्णांतता बताएंगे इसमें कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख खींचिए। आरेख खींचिए, किरण आरेख खींचिए।
तो देखो अवतल दर्पण में 5 कंडीशन हैं जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी होती है, वक्रता केंद्र पर रखी होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है और फोकस पर रखी होती है, तब तक प्रतिबिंब कैसा बनता है तो बताएंगे वास्तविक बनता है। एक लास्ट कंडीशन होती है जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी होती है, उस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो 5 कंडीशन में कोई एक कंडीशन का लिख देंगे। ये अवतल दर्पण है। तो इसका बनाएंगे फिगर। ये मुख्य अक्ष है और ये दर्पण का ध्रुव है। मान लेते हैं वस्तु रखी है ए बी, वस्तु रखी है ए बी, ये रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। ये मान लेते हैं प्रकाश की किरण जी है, ये जाएगी और दर्पण के बिंदु जी से टकरा करके जी दिशा में लौट जाएगी। ये मान लेते हैं वाई है और यहाँ पर प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब बना कैसा तो बताएंगे A1 B1, A1 B1, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, फोकस है। अरे मान लेते हैं M बिंदु। तो क्या मतलब लिख देंगे इसमें, वस्तु की इस स्थिति में कब, जब प्रतिबिंब, जब वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, इधर अनंत है, इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र इसके मध्य जब रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। कैसा बनता है तो वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है। तो लिख देंगे वस्तु की इस स्थिति में, इस वस्तु की इस स्थिति में, स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वक्रता केंद्र के बीच बनता है, बीच बनता है। कैसा बनता है तो बताएंगे वास्तविक बनता है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से, आकार में वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। वैसे तो इसमें केवल किरण आरेख खींचना था तो किरण आरेख खींच दिए थे, और बाकी लिखना हो तो लिख सकते हैं वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है तो आभासी सीधा, आभासी उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का प्रकाश के अपवर्तन के नियम,
अपवर्तन के नियम लिखिए। नियम लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है लिखेंगे। आंसर प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम हैं। दो नियम हैं। पहला क्या होगा तो बताएंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है तो बताएंगे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। तो पहला नियम लिखेंगे आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, सेकंड रूल लिखेंगे आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या इसको लिखते हैं साइन आई से, तथा अपवर्तन कोण की ज्या उसको लिखते हैं साइन आर से, कि ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। लिख देंगे अतः साइन आई बटे साइन आर 1 और 2 आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यही स्नेल का नियम है। क्या है तो यही स्नेल का नियम है। यही स्नेल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है
दूसरे का ख नंबर, दूसरे का ख। 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन, ज्ञात कीजिए। m का मान निकालना है, आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्या होगा, तो जो मान दिए हैं वो लिख लेंगे। ये लिखा 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, तो ये u का मान दिया है, u का मान दिया 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस 10 सेंटीमीटर निगेटिव का, वस्तु की दूरी निगेटिव से लिखी जाएगी। और ये दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव से लिखी जाती है। कह रहा है आवर्धन निकाल करो, m का मान निकालना है, m का मान निकालना है। इसके पहले हमको v का मान पता होना चाहिए, तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस का 1/u होता है। 1/v का मान निकालना है तो v को रोक लेंगे, 1/v, v में फार्मूला बना लेंगे, इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/f = 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f, f का मान दिया गया है -15, तो -15 रखेंगे। और यहाँ इसका मान दिया गया है, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1/10 हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा 15, और इधर 10 इधर 15, मतलब 10 - 15 और बटे में 15 धामा 150। फिर क्या बना, तो घटाएंगे तो माइनस का 15 बनेगा, 5 बनेगा, और नीचे 150 बनेगा, काटेंगे तो 30 आएगा, माइनस का 1/30। तो v का मान आया -30 सेंटीमीटर, v का मान -30 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आवर्धन ज्ञात करो, m का मान निकालना है। तो m बराबर होता है v/u के। v का मान -30, u का मान -10, इसको काटेंगे तो आएगा 3, आ जाएगा 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचा m बराबर 3। यही निकालना था क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम। तो प्रेरित धारा की दिशा 2 नियमों से ज्ञात की जाती है। एक तो कह सकते हैं लेंज के नियम से, और दूसरा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है, प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है। आगे है, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम क्या होता है। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए
करने के लिए आवश्यक नियम क्या होता है? क्या होता है? तो पहले लिखेंगे प्रेरित धारा, हेडिंग डालेंगे प्रेरित धारा। आंसर, प्रेरित धारा किसे कहते हैं? तो बताएंगे जब किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जब किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। आगे इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम, तो लिखेंगे लेंज का नियम। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के आवश्यक नियम। तो पहला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और दूसरा है लेंज का नियम। आवश्यक नियम क्या होता है? तो आवश्यक नियम एक तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, दूसरा लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या होता है? तो बताएंगे प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो ये बताएंगे हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, जिसमें अंगूठा गति की दिशा में, मध्यमा और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बताएंगे यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा गति की दिशा में हो, तो मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तीसरे का खा, 3 का खा। एक सीधे धारावाही चालक एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम लिखिए। बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम लिखिए। तो बनाएंगे एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये धारा नियंत्रक है। ये कुंजी है और ये बैटरी अर्थात सेल भी कह सकते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है और ये साउथ पोल है। इसमें धारा बह रही है। और ये क्या है तो ये बताएंगे फेरे हैं। आगे कह रहा है धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। तो हेडिंग डाल देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है तो बताएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो हेडिंग डालेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताएंगे इसमें? यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो लिखेंगे जब हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को
उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि फैली हुई उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, लंबवत हों। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे ही कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और इसे ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम, और इसे ही कहते हैं प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 ओम, चौथे का नंबर है 2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या दिया गया है। एक 2 ओम प्रतिरोध तार में, एक 2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बी का मान निकालना, विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। जो मान दिए लिख लेंगे। दिया है आर का मान 2 ओम दिया है, और कहना प्रति सेकंड। टी का मान 1 सेकंड दिया है। एच का मान हीट 200 जूल दिए है। ऊष्मा निकालना क्या है, वी का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, एच बराबर होता है वी आई टी के, एच बराबर वी आई टी के वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी की होता है, बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी की होता है। तो देख लेंगे कौन सा फार्मूला लगने वाला है। एच दिया है, आर दिया है, टी दिया है, वी निकालना है। एच दिया है, आर दिया है, टी दिया है, वी निकालना है। तो लिख देंगे अतः कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एच बराबर वी स्क्वायर अपन आर इंटू में टी। एच का मान 200,
V का मान निकालना है, R का मान 2 और T का मान 1। इसका गुणा इधर करेंगे तो आएगा V का स्क्वायर बराबर 400, V का स्क्वायर बराबर 400 और V का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा 200 और इसको लिख सकते हो 400 और 400 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 20 गुणे 20, 2 दूना 4 और एक जीरो निकलेगा। अब 20 में से हम 400 एक बार 20 निकलेगा तो आ जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। V का मान निकाल लिए, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का खा। किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता का मात्रक लिखो, प्रतिरोधकता का मात्रक भी लिखिए, मात्रक भी लिखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक भी लिखिए। तो आंसर लिखेंगे तो बताएंगे किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो फार्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए होता है। एक तो लंबाई पर डिपेंड करता है और दूसरा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है, पहला तो लिखेंगे चालक की लंबाई पर, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर, तीसरा चालक के क्षेत्रफल पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर आदि। आगे कह रहा है और इसका अगर फार्मूला लिखें तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए होता है। मात्रक निकालना है प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध का, रो का मान निकालना है। तो फार्मूला बनेगा रो बराबर R A बाई L। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर और लंबाई का मीटर। मीटर के स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो बनेगा ओम इंटू मीटर, मात्रक।
विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो बताएंगे ओम इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया है, तो लिखेंगे अथवा खंड। चौथे का क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें क्या दिया है, पहले फिगर बना लेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। दिए गए परिपथ में दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है जबकि परिपथ में 6 एम्पेयर की धारा का प्रवाह हो रहा है। धारा का प्रवाह हो रहा है। लिखा है दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, जबकि परिपथ में प्रवाहित जो धारा है वो 6 एम्पेयर की है। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध 2 ओम दिया है और जो 6 ओम दिया है ये एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तो लिख देंगे 2 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के फार्मूले से लिखेंगे। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2, ऐसे करके जितने प्रतिरोध होंगे उनको जोड़ लेंगे। तो 1/R का मान दिया है, इसका मान दिया है R1 का 2 और ये 6 है, तो लिखेंगे इसको बराबर करेंगे तो होगा R होगा 6 और ऊपर आएगा 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, काटेंगे 2 दूना 4, 2 तियां 6, अर्थात जो R का मान निकलेगा और 3/2 आएगा,
ये टोटल आर तो निकला नहीं, हमको निकालना इस वाले आर का, तो इसको मान लेंगे आर डैश। अब ये देख रहे हैं जो आर डैश का मान आया और जो आर है ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। अब यहाँ से अगर वायर को पकड़ करके खींचे तो एक लाइन में आ जाता है, अर्थात ये श्रेणी क्रम में। तो लिख देंगे आर प्रतिरोध आर लिख देंगे प्रतिरोध आर तथा आर डैश एक दूसरे के श्रेणी क्रम में हैं। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र से, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? ये होता है आर इज इक्वल टू आर डैश, आर प्लस में इसको मान लेंगे आर डबल डैश, आर डैश प्लस जो आर डैश आया है आर डैश और जो ए आर है इनको जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में। अब मान रखेंगे आर डैश का मान 3/2 है और आर का मान आर डबल डैश का मान जो आर होता है ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर के, V बराबर आई आर के। तो यहाँ लिख देंगे V बराबर आई आर। आई का मान अगर यहाँ से आर का मान निकालें तो V अपन आई बनेगा, V अपन आई बनेगा और इधर 3/2 और इसका मान R, V अपन आई, V का मान दिया गया है, V का मान दिया है 12 वोल्ट। तो बनेगा V अपन आई इज इक्वल टू 3/2 और प्लस में R, V का मान 12, धारा 6 एम्पेयर बराबर 3/2 प्लस में R। इसको सॉल्व करेंगे तो R का मान निकालना है, इधर प्लस में आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, -3/2। 3 से गुणा कर देंगे, हर बराबर हो जाएगा। 3 3 का 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचे और यहाँ पर 6 काटेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 0.5। 1/2 को अगर 2 से 1 को भाग करेंगे तो आएगा 0.5 ओम। यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी वैद्युत परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर कैसे जोड़े जाते हैं? तो अमीटर जो होता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में और जो वोल्टमीटर होता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ख, अमीटर तथा वोल्टमीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़े जाते हैं? जोड़े जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमीटर तथा वोल्टमीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो बताएंगे अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे आंसर, अमीटर तथा वोल्टमीटर परिपथ में
परिपथ में क्रमशः श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। जोड़े जाते हैं। यहाँ तक हूँ। अमीटर तथा वोल्टमीटर परिपथ में क्रमशः श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हुआ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट क्लास में।